हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसा कल्चर जो कि आज के लगभग 5000 साल पहले डेवलप हुई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड सोसाइटीज में से एक थी। आज उसी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने के लिए पढ़ेंगे। वो कौन सी सभ्यता थी? आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो दुनिया भर में पूरी तरीके से प्रसिद्ध रही, साउथ एशिया की इकलौती सभ्यता थी और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड अर्बनाइज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। आज के समय भी उतने अच्छे तरीके से सारी आपको टाउन प्लानिंग और आपकी पूरा इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, कल्चर, सारी चीजें आज के समय भी उतनी अच्छे तरीके से नहीं देखने को मिलेंगी जितना आपको लगभग 5000 साल पहले सब कुछ देखने को मिला था। तो पूरी चीजें को देखेंगे, वो सिविलाइजेशन कैसे पनपी, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे मैच्योर लेवल पे पहुंची, पूरी तरीके से हम देखने वाले हैं। एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से या इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है ना? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को इसी नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो इसका हम इंट्रोडक्शन पोर्शन देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक तरीके से ये दुनिया की सबसे क्या है, हमारा जो इंडिया का एक हिस्ट्री स्टार्ट होती है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा स्टोन एज, तो स्टोन एज में कोई हमें कोई कल्चर वगैरह नहीं देखने को मिला, इसमें कोई एक सभ्यता थी। तो एक तरीके से जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो एक तरीके से सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन था, पूरा कल्चर था, लोगों के अंदर सिविक सेंस था, एक तरीका था, बुद्धि था, सोचने का मतलब एक सोसाइटी डेवलप हुई जो कि पूरी काबिले तारीफ थी। ठीक है? तो ये सभ्यता कहाँ पे यार मेनली जन्मी? जो आपका इंडस रिवर था, आपका सिंधु नदी थी, उसी के किनारे सभ्यता पूरी तरीके से फैली, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा कल्चर इसको इसीलिए कहते हैं कि जो सारी खुदाई वगैरह, एक्सकेवेशन वगैरह हुआ, या सबसे पहले जो आपका स्टार्ट हुआ, कोई चीज मिला वहां से, तो वो हड़प्पा नामक स्थान पे मिला, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये लगभग कितने वर्ष पहले आपकी फ्लोरिश्ड हुई? लगभग 2500 बीसी के आसपास से सारी चीजें फ्लोरिश्ड हुई। ठीक है ना? मतलब पनपी है, मैच्योर एज का 2500 बीसी माना जाता है। उसके बाद ये कई फेजेस में बटा है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। और ये कहाँ पे हुआ? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। ठीक है ना? जो कि कंटेम्पररी पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप था, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन। आपकी उस समय 4 बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो कि एक साथ पनपी हुई थी। इजिप्ट, जो कि हम मिस्र बोलते हैं, मेसोपोटामिया जो आज के समय का इराक वाला रीजन है, इंडिया है और चाइना है। मतलब ये 4 समांतर क्या थी आपकी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन। एग्जाम में आपसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी उसके समकालीन थी, कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी। तो आपकी इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना, 4 सिविलाइजेशन एक साथ चल रही थी। तो 1920s की बात है, जो कि ये मेन आपके जो शहर थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पन, जो बड़े शहरों में से एक थे। ये पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इनको खोज के निकाला। फिर इनके बारे में पूरी दुनिया के सामने जानकारी रखी। किसने रखा? 1924 में जॉन वाटसन ने रखा, जो कि डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है ना? तो ये आपको जैसे दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? इंडिया है आपका। यहाँ पे ये वाला रीजन आपको पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एरिया हुआ करता था। वहां पे देखिए मेसोपोटामिया है, यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन है, यहाँ पे इजिप्ट सिविलाइजेशन है। तो ये सब क्या है? इसकी पूरी आपकी जो 4 सिविलाइजेशन थी, इसका पूरा आपका मैप में हम पूरी तरीके से दुनिया में इसका नक्शा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए इसका हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्ट, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये पूरी तरीके से फैला था। तो लगभग 1400 सेटलमेंट्स, मतलब 1400 ऐसी जगह पूरी की सिविलाइजेशन की थी, जो खोद के निकाली गई, डिस्कवर्ड किया गया जिनको, और पूरी तरीके से फैली थी लगभग 1600 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट और 1400 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। मतलब आपका जो आप ये एरिया देखोगे, जैसे आपका ये वाला आपका एरिया है, मतलब ये समझ लो इंडिया का मैप है, तो ये आपका पाकिस्तान वाला रीजन और आपका नॉर्थ रीजन ये, तो लगभग जो ये वाला पूरा रीजन था,
तो वो कितने मतलब सेटलमेंट, लगभग 1400 सेटलमेंट्स टोटल पाए गए हैं। और अगर दूरी इन लोग की निकाली जाए तो नॉर्थ टू साउथ, साउथ और वेस्ट टू ईस्ट का क्या था, ईस्ट टू वेस्ट में 1600 किलोमीटर तक फैला था और आपका नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर तक फैला था। ठीक है ना। इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था, जो कि सुख्ता जेंडर इसका क्या है, वेस्टर्न मोस्ट साइट है आपका, जो कि बलूचिस्तान रीजन में है। आलमगीरपुर इसका मेरठ रीजन में है। और मांडा आपका कश्मीर में है, जो कि कहाँ पे है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट। और नॉर्थ में क्या है, दैमाबाद, जो कि अहमदाबाद नगर में है, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया था नदर्न कौन है, सदर्न कौन है, ईस्टर्न कौन है, वेस्टर्न कौन है। तो इसके हिसाब से आप ये चीज आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, आलमगीरपुर देखो, अभी देखा ईस्टर्न मोस्ट साइड, फिर धौलावीरा, रंगपुर, आपका ये सब सारी चीजें हैं। दैमाबाद आपका क्या है, सदर्न मोस्ट साइड टाइप। यहाँ सुख्ता जेंडर है, यहाँ पे आपका मांडा है। इसको पूरी तरीके से अगर देखेंगे, ये वाला पूरा रीजन क्या है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा फैलाव है, एक्सटेंट है। ठीक है, जिसमें हमने देखा ये 1600 किलोमीटर इधर फैला हुआ है और 1400 किलोमीटर इधर से फैला हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमारा फैक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 1400 सेटलमेंट्स हैं, जिसमें 925 सेटलमेंट्स आपके इंडिया में है, 475 सेटलमेंट्स हमारे कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और जो पूरा ये इंक्रोचमेंट पूरा आपका एरिया फैला हुआ है, लगभग 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 20 गुना बड़ा है आपके इजिप्टियन सिविलाइजेशन से, 12 गुना बड़ा है आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आउट ऑफ विच इज द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन, तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो कि इससे था लगभग 20 गुना बड़ा था इजिप्ट सिविलाइजेशन से, और 12 गुना बड़ा था आपका मेसोपोटामियन से। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। लार्जर सिटीज वर सराउंडेड बाय वास्ट एग्रीकल्चर लैंड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सब उसके सामने हुआ करते थे, ये घेरे रहते थे। एग्जीबिशन एट द साइड मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पन, कालीबंगम, लोथल, खुर्दा, धौलावीरा, ये सब आपको देखने होंगे। सब बड़ी सिटीज थी, लार्जेस्ट साइट्स हुआ करती थी। इनके बारे में एक एक करके सारी चीजों को हम आगे देखेंगे। तो ये आपके देखिए कि साइट्स आपकी कैसे कैसे प्लानिंग स्ट्रक्चरल वे में पूरा शहर बसाया गया था, जिसमें आपका लोअर साइड है, अपर साइड है, कैसे कैसे लोग रहते थे, दो भाग में बटा था। लोअर साइड, अपर में कौन लोग, बड़े लोग रहते थे, लोअर साइड में कॉमन पीपल्स रहते थे। तो ये सब सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो हड़प्पा सेटलमेंट था, लगभग 40 सेटलमेंट्स वर लोकेटेड ऑन द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। उसकी ट्राइब्यूटरीज के आसपास 40 सेटलमेंट्स थे, जिसमें 1100 सेटलमेंट आपके इंडस और गंगा के आसपास के रीजन्स में एग्जिस्ट करते थे, जो सरस्वती रिवर सिस्टम के आसपास भी करते थे, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते। लगभग 250 सेटलमेंट्स वर फाउंड इन इंडिया बियॉन्ड द सरस्वती रिवर सिस्टम, एंड नंबर ऑफ वर लोकेटेड गुजरात एंड कुछ इसके कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। बहुत सारे स्कॉलर्स जिसके सरस्वती नदी के किनारे भी सिविलाइजेशन पनपी, तो इसको फिर आगे चल के उन्होंने बोला इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना। ठीक है ना। फिर आपका क्या था, सेटलमेंट जो था इस सिविलाइजेशन का मेनली दो भागों में था। स्मॉल विलेज था और दूसरा लार्जर टाउन और स्मॉल सिटीज थी। तो जो स्मॉल सिटीज थे, जो स्मॉल विलेजेस थे, सबसे पहले उनकी लगभग 10 हेक्टेयर में फैले हुए करते थे, और लार्जर टाउन और स्मॉल सिटीज जो थे लगभग 10 से लेके 50 हेक्टेयर के बीच हुआ करते थे। लार्जेस्ट साइट जो आपकी थी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पन, आपका गनवारी वाला, राखीगढ़ी, कालीबंगम एंड धौलावीरा, ये इसके क्या है आपके हेक्टेयर। सबसे बड़ा देखो मोहनजोदाड़ो था, फिर 150 में हड़प्पा आपकी थी, फिर उसके बाद यहाँ देखो 100 में आपके कालीबंगम, धौलावीरा, आपका राजस्थान, आपका गुजरात, ये सब हमारे यहाँ के इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है ना। चलिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए काम की चीज है। ये स्लाइड पूरी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी साइट है, किसके द्वारा खोजी गई, और लोकेशन, इसकी स्थिति कहाँ है, और क्या क्या वहां पे वो चीजें पाई गई। तो सबसे पुराना आपका हड़प्पा है। हड़प्पा को किसके द्वारा खोजा गया, हड़प्पा एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा, हड़प्पा नामक स्थान किसके द्वारा खोजा गया, तो आप क्या बताओगे, दयाराम साहनी के द्वारा। किस सन में हुआ, 1921 में। ये कहाँ पे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट के, पाकिस्तान के आपके देश में। ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या मिला आपका, संडे स्टोन मिला आपका, ह्यूमन एटॉर्नी, ग्रेनरीज, बुलक कॉर्ड्स, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे
पाई गई। ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड। ये भी एग्जाम से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसको किसके द्वारा खोजा गया? आर डी बनर्जी के द्वारा खोजा गया। ये कब खोजा गया? 1922 में खोजा गया। ठीक है ना। ये कहाँ पे स्थित है? इंडस नदी के किनारे स्थित है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब प्रांत में। ठीक है ना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किस नदी के किनारे? रिवर के किनारे, आपके इंडस रिवर के किनारे। ठीक है ना। ये आपका माउंटे का आपका रावी नदी के किनारे है और ये आपका इंडस नदी के किनारे। यहाँ पे क्या क्या चीज मिली? ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट गैंट्री मिली, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिला, फिर उसके बाद सील ऑफ द पशुपति महादेव का सील मिला। फिर क्या मिला आपका बच्चों? स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, मतलब दाढ़ी वाला एक, मतलब दाढ़ी के इंसान मिले। पीस ऑफ द वीमेन ओवेन कॉटन वगैरह मिले थे। इंपॉर्टेंट आपके फाइंडिंग्स थी जो कि आपकी मोहनजोदाड़ो से मिली। फिर हमारा आता है सुख्ता जेंडर। इसकी खोज कितने की? स्टीन ने किया 1929 में। और ये कहाँ पे किया? सदर्न वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस। कहाँ पे स्थित है? सदर्न वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस में। कौन से किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिला? अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पन एंड बेबीलोन। ठीक। चोहंदाड़ो का कहाँ पे स्थित है बच्चों? एनजी नजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में और ये स्थित है सिंध प्रांत में, इंडस नदी के किनारे। यहाँ पे बीड मेकर्स की शॉप मिली। फूड प्रिंट्स ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट। अमरी, अमरी आपका कहाँ पे है? ऑन द बैंक रिवर ऑफ इंडस रिवर। ठीक है ना। एनजी मदाम ने इसको 2935 में इसकी भी खोज की थी। एंटेलोप एविडेंस यहाँ पे हमें मिले हैं। अगला आपका देखते हैं इंपॉर्टेंट साइट, कालीबंगम जो कि राजस्थान में है। ये आपका घोष ने किया था, घोषे ने इन 1953 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी और राजस्थान में हमारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे हमें फायर अल्टर मिले, कैमल बोन्स मिले और वुडन क्या मिले? आपके हल वगैरह मिले। ठीक है ना। लोथल में हमें क्या मिलता है? आपका किसके पहली बार तो इसको जाने किसके द्वारा खोज किए गए? ये आर राव के द्वारा किया गया 1953 में। और यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली? फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिला, डॉकयार्ड मिला, राइस हस मिला, फायर अल्टर मिला और चेस प्लेइंग, ये सब सारी चीजें मिली। गुजरात में स्थित है आपका लोथल, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। जो कि नियर गल्फ ऑफ काम्बे। सुरकोदडा अक्सर पूछा जाता है। ये जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया 1964 में। गुजरात में स्थित है और यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्स एक्सक्लूसिवली मिली थे। अक्सर पूछा जाता है घोड़े की हड्डियां कहाँ पे मिली, तो आप सुरकोदडा बताओगे और आपके बीड्स वगैरह, मोती वगैरह मिली। ठीक है ना। फिर बनावली, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स इन आवर कंट्री। बनावली किसके द्वारा खोजा गया? आर एस बिस्ट के द्वारा 1974 में। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे क्या क्या मिला? बीड्स मिला, बार्ले मिला, एविडेंस ऑफ बोथ द हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। ठीक है ना। यहाँ पे आपके एविडेंस मिलते हैं प्री एंड पोस्ट के। धौलावीरा आपका इंडिया में है, गुजरात के रणाब कच्छ में स्थित है। आर एस बिस्ट ने इसकी खोज की 1985 में। यहाँ क्या मिला? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिजर्वियर। ठीक बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी साइट वगैरह थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पूरी तरीके से याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो 3 फेज ऑफ द आईबीसी, एक तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था आपका, वो मेनली आपका क्या माना जाता है? लगभग उसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है और वो क्या क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। वो आपका फेज है 3 पार्ट्स में बटा है, जो कहा जाता है अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड लेट हड़प्पन फेज। तो अर्ली हड़प्पन फेज हमारा 3300 से लेके 2600 बीसी के बीच है। मैच्योर हड़प्पन फेज आपका 2600 से लेके 1900 बीसी के बीच है और लेट हड़प्पन फेज आपका 1900 से लेके 1300 बीसी के बीच है। ठीक है ना। हड़प्पन जो आपका फेज आता है वो मेनली हकरा नदी के आसपास, हकरा घग्गर नदी के आसपास फली फूली, इसलिए उसको हकरा फेज भी कहते हैं। ठीक है ना। इंडस स्क्रिप्ट भी इसी बीच आई, आपके 3000 बीसी के आसपास आपका पाया गया। ठीक है ना। This phase is stand characterized by the centralized authority and increasing urban quality। ठीक ना। सेंट्रल अथॉरिटी होते हुए भी अर्बन क्वालिटी आपकी इम्प्रूव की, इंक्रीज की और ट्रेड नेटवर्क भी आपके पूरी तरीके से स्टेब्लिश था। देयर आर आल्सो एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वगैरह भी, एग्रीकल्चर सोसाइटी हुआ करती थी जिसमें पीस, सीसम, सीड्स, डेट्स एंड कॉटन वगैरह हुआ करता था। कोटजिजी दो था रिप्रेजेंट द फेस ऑफ द लीडिंग हड़प्पन
फेज, ठीक है ना। 2600 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन इंटर्ड हुआ, कहाँ पे, मैच्योर एज। ये एज आपका 2600 ले से 1750 तक का फेज क्या बोला जाता है, मैच्योर हड़प्पन फेज बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ की टाउन प्लानिंग देखते हैं जो दुनिया में पूरी तरीके से मशहूर थी। उनकी क्या किस तरीके से आपके नहर, आपके नालियां वगैरह होती थी, घर, स्ट्रीट, ये सब सारी चीजें देखेंगे, पूरा इनका कैसा विकास हुआ करता था। हड़प्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो इसके मेन सिटीज हुआ करते थे, वो क्या थे, उनके अपने खुद के सिटाडेल हुआ करते थे, या जिसको एक्रोपोलिस कहते हैं, जहाँ पे जो सिटाडेल एरिया वाला हुआ करता था, वहां पे कौन हुआ करते थे, रूलिंग क्लास। मतलब आपका जो पूरा तरीके से शहर था, दो भागों में बटा हुआ था, एक था अपर पार्ट, एक था लोअर पार्ट। तो जो अपर पार्ट हुआ करता था, यहाँ पे बड़े रूलिंग क्लास और आपके मर्चेंट्स वगैरह बड़े बड़े रहते थे। और ये लोअर टाउन जो आपका हुआ करता था, यहाँ पे कॉमन पीपल हुआ करते थे और वर्कर्स वगैरह ये टाइप लोग के हुआ करते थे, ठीक है ना। और बिलो द सिटाडल उसको बोलते थे लोअर टाउन, जहाँ पे कौन लोग हुआ करते थे, आम इंसान है, आम पीपल्स हुआ करते थे, ठीक है ना, मिडिल क्लास के लोग, ठीक। और यहाँ का जो आपका हाउसेस का जो पैटर्न था, एग्जाम पूछता है कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ करता था, ग्रिड पैटर्न फॉलो किया करते थे, ठीक है ना। हाउस के जो आपके क्या कहते थे, अरेंजमेंट ऑफ द हाउस इन द सिटीज दैट दे फॉलोड ग्रिड सिस्टम। ग्रेनरी आपको पता है कि ग्रेनरी इंपॉर्टेंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हड़प्पन साइट, ठीक ना। ग्रेनरी से पता चलता है कि इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ की सरप्लस इकोनॉमी थी, ठीक है बच्चों। सरप्लस इकोनॉमी तभी होगी जब आपके पास खाने पीने का से बचेगी कोई चीज, तभी आप कोई चीज सरप्लस रखोगे। सरप्लस रखोगे तो ग्रेनरी रखनी पड़ेगी, जहां पे सारी चीजों को आप क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे। तो यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स भी ये लोग करते थे, यानी पके हुई ईंटों से पूरा उनका घर वगैरह जो बनता था, आपके क्या हुआ थे, बर्न ब्रिक्स हुआ करते थे। ड्रेनेज सिस्टम पूरा जो आपका नाली का पानी बह जाना एक स्लोप के फॉर्म में हुआ करता था, जो अच्छे तरीके से पानी पूरी तरीके से बह जाता था। ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदड़ो किस फॉर्म में था, बहुत ही इंप्रेसिव फॉर्म में था, देखते ही आपका दिल खुश हो जाए। ऑलमोस्ट ऑल सिटीज, एवरी बिग एंड स्मॉल हाउसेस हैड देयर कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। हर एक घर में लगभग बाथरूम हुआ करता था, आंगन हुआ करता था। कालीबंगम क्या था, मैनी हाउसेस हैड देयर वेल, सबके घर में खुद के अपने कुएं वगैरह हुए करते थे, जो उसके नल वगैरह हुआ करता था, जो पानी वगैरह यूज करते थे। एट साइट्स सच एज धौलावीरा एंड लोथल द इंटायर सेटलमेंट आज फोर्टिफाइड था। सेक्शंस विद इन द टाउन वर सेपरेटेड बाई वॉल्स। मतलब जो आपके टाउन्स वगैरह के वो हुआ करते थे घर वगैरह, तो पूरी तरीके से वॉल से सेपरेटेड थे, मतलब पूरी तरीके से सबके बटे हुआ करते थे, ठीक है ना। क्या क्या यूज हुआ करते थे, मटेरियल यूज इन बिल्डिंग्स। तो जो आपसे मैक्सिमम आपके सेटलमेंट्स हुआ करते थे जो कि एलुवियल प्लेन में, वो मोस्ट कॉमन बिल्डिंग्स मटेरियल पर मड ब्रिक्स, ठीक है ना। मड ब्रिक्स एंड क्लिक फायर ब्रिक्स। मड ब्रिक्स आपके मिट्टियों के जो ईंट हुआ करते थे, और क्लिक फायर मतलब आपके जो भट्टियों में पका के ईंटें बनते थे, ठीक है ना। कुछ वुड के और कुछ रीड्स के भी हाउसेस वगैरह हुआ करते थे, ठीक है ना। वुड और रीड्स, आपके रीड मतलब फूस होता है, वो मतलब लकड़ियों की, ठीक। Foothills and the island of the Kutch in the Saurashtra dress stone replaced bricks। मतलब बहुत सारे मकान वगैरह आपके स्टोन वगैरह से भी बनते थे, स्टोन करके उनको लगा के देखते होंगे, कुछ दीवारें स्टोन रखी रहती हैं। तो ये चीजें आपके किस एरिया में है, सौराष्ट्र और कच्छ वाले एरिया में देखने को मिले। साइज ऑफ द ब्रिक हुआ करता था 1:2:4 के रेंज में, ठीक है ना। फिर उसके बाद डोर्स और विंडोज जो हुआ करते थे आपके किसके बने हुआ करते थे, वुड्स एंड मैट्स के बने हुआ करते थे। फ्लोर ऑफ द हाउसेस वर जनरली हार्ड पैक्ड और दैट वाज ऑफन प्लास्टर वगैरह हुआ करता था, मतलब बेस्ट वेल सेटल्ड कल्चर हुआ करता था। ड्रेन एंड बाथिंग एरिया वर मेड विद द बेक ब्रिक्स। मतलब आपकी जो नालियां वगैरह हुआ करती थी और बाथिंग एरिया हुआ करती थी, पूरी पकी हुई ईंटों से या पत्थरों से बनी हुआ करती थी। और जो छत वगैरह, रूफ वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुडन बीम से कवर रहता था, जो रीड्स और कुश वगैरह से पूरी तरीके से क्ले वगैरह से बना के पूरी अच्छी तरीके से
बनाते थे, ठीक है ना। बिल्डिंग का प्रकार कैसे हुआ करता था, कुछ प्राइवेट हाउस हुआ करते थे, कुछ लार्ज हाउस हुआ करते थे, कुछ लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्ड हाउस हुआ करते थे, ठीक है ना। डोर्स वे एंड विंडोज, जो उनके आपके दरवाजे और खिड़कियां हुआ करती थी, रेयरली ओपन आउट इनटू द मेन स्ट्रीट, मतलब कि जो आपका जैसे घर है, तो घर आज के समय का घर क्या है, हमारा जो फ्रंट दरवाजा होता है, मतलब अगर हमारा घर है सामने से ये, तो फ्रंट दरवाजा हो गया, उसके बगल ये क्या हुआ करती है, खिड़की बनी होती थी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, सड़क के तरफ जो दरवाजा हुआ करता था, बगल में खिड़की नहीं हुआ करती थी, पीछे हुआ करती थी। तो ये उनका क्या करने का तरीका हुआ करता था। दूसरा क्या था यहाँ पे, कि जैसे कोई घर हुआ, घर की एंट्री हुई, घर का मेन दरवाजा हुआ करता था, तो डायरेक्ट ऐसा दीवार बीच में लगा देते थे कि कोई आकर डायरेक्ट कोर्ट यार्ड वगैरह में अगर बैठा हो, आंगन वगैरह में, तो दिखाई नहीं पड़ता था, बीच में दीवार होती थी तो उसको आड़ कर लेता था। तो एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें बनी हुआ करती थी। डोर्स वर मेड विद द वुडन फ्रेम्स एंड ब्रिक सॉकेट सेट्स इन द थ्रेशोल्ड. Some of the doors seems to have been painted and possibly carved with the simple ornamentation. ये आपके सिस्टम से पूरी तरीके से पूरा। विंडो पर स्मॉल एट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टोरीज, मतलब क्या हुआ करता था, विंडोज जो थे पहली और दूसरी स्टोरीज में छोटे छोटे आपकी खिड़कियां झरोके टाइप हुआ करते थे, जो कि नीचे बड़े बड़े हुआ करते थे। तो इनके फीचर्स थे टाउन प्लानिंग के, ठीक है ना। पब्लिक बिल्डिंग जो हुआ करती थी, जिसको बोला गया पब्लिक बिल्डिंग्स में आपका एक ग्रेट बाथ आता है। ग्रेट बाथ आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोहनजोदाड़ो का रिमार्केबल फीचर्स था, ये ग्रेट बाथ है। यहाँ पे देखो पूरा पानी भरा रहता था, लोग आते थे यहाँ पे अपना पब्लिकली, जब रिचुअल्स वगैरह कुछ होता था तो नहाते थे, यहाँ से उतर के आते थे। फिर यहाँ मंडप बना हुआ करता था, यहाँ से पानी आता था, भर जाता था। अब मोहनजोदाड़ो में भी देखेंगे, वहां पे सारी चीजें आपको बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है, ये वाला सीन, ठीक है ना। तो ग्रेट बाथ का जो आपका मेनली वो था बनाने का स्ट्रक्चर 12:7:3 के फॉर्म में हुआ करता था, ठीक है ना। बर्ड ब्रिक्स का पूरी तरीके से बना हुआ करता था। सराउंडिंग द बाथ देयर वर पोर्टिकोस ऑफ द सेट्स ऑफ द रूम, कई सारे रूम्स हुआ करते थे, सीढ़ी हुआ करती थी जो कि आप ऊपर जा सकते हो। बाथ वाज लिंक्ड विद द सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल बाथिंग्स व्हिच वाज वेरी कॉमन इन इंडियन लाइफ राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टिल डेट। आप गए होंगे कई सारे ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि तालाब हुआ, जैसे आप गुरुद्वारा वगैरह में जाओ तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा पूरी तरीके से चारों तरफ पानी भरा है, तालाब पोखरा जो होता है, तो उसी तरीके से हुआ करता था वो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में क्या था, वहां से ग्रुप ऑफ 27 ब्लॉक्स का एक ग्रुप हुआ करता था, जो क्रिस क्रॉस बाई नैरो बीच, मतलब आपका क्या हुआ करता, आरा तिरछा, क्रिस क्रॉस मतलब आड़े तिरछे फॉर्म में बना हुआ करता था। और दिस स्ट्रक्चर मेजर्स ऑफ 50 मीटर ईस्ट वेस्ट और 27 मीटर नॉर्थ वेस्ट इसका क्या हुआ करता था, फैला हुआ करता था। फिर उसके बाद डॉकयार्ड फाउंड हुआ है, कहाँ पे, लोथल में फाउंड हुआ है। और इट वॉज अनदर स्ट्रक्चर, इट वॉज लार्ज स्ट्रक्चर मेजरिंग लगभग 223 मीटर का हुआ करता था, जिसकी लंबाई 223 मीटर थी, 35 मीटर इसकी चौड़ाई, 8 मीटर इसकी गहराई, ठीक है ना। ये आपका पूरा एक डॉकयार्ड पाया गया लोथल में, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका आता है स्ट्रीट एंड ड्रेन्स। स्ट्रीट एंड ड्रेन्स देख रहे हैं आप किस तरीके से पकी हुई मिट्टियां यूज हो रही हैं, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ वैसे ही है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो नालियां आज की पूरी तरीके, हमारे समय तो आज भी नालियां पूरी तरीके से पक्की नहीं है, पानी यहाँ बह रहा है तो वहां बह रहा, ऊपर चला जा रहा है, तो पूरा पकी हुई नालियां और पूरा सिस्टमेटिक फॉर्म में हुआ करती थी। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था। जो स्ट्रीट कट्स ईच अदर ऑन द राइट एंगल, जैसे जो सड़कें हुआ करती थी आगे चल के राइट एंगल पे कट जाती थी। नो इंक्रोचमेंट ऑन द स्ट्रीट वॉज टू बी सीन, कोई मतलब इंक्रोचमेंट तो कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं बहाया, किसी द्वारा कोई वो कब्जा नहीं किया गया, तो इस बड़ी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इवन स्मॉलर टाउन एंड विलेजेस हैड दिस इंप्रेसिव, ठीक है ना, छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे टाउन्स भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। आज के समय में देखते हो गांव वगैरह में उतने अच्छे तरीके से नाली की व्यवस्था नहीं, पानी बह रहा है, कहीं पर भी किसी दरवाजे पहुंच जा रहा है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वहाँ बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। बर्न ब्रिक्स यूज हुआ करते थे, ड्रेन्स वगैरह नालियां वगैरह देखें यहाँ पे, देखिए बर्न ब्रिक्स वगैरह पूरी तरीके से बेक्ड है, बर्न्ट है, पूरी तरीके से पक्की ईंटों से बने हुए हैं आपके। Small drains connected with bathing platforms and latrines of private houses were joined with the medium-sized drains in the side street, ठीक है ना।
लार्ज सीवर सिस्टम वगैरह हुआ करता था, जो कि पूरी तरीके से ड्रेस स्टोन पूरी तरीके से ब्लॉक हुआ करता था। मेन स्ट्रीट व्हिच वर कवर्ड विद ब्रिक्स ड्रेस स्टोन ब्लॉक्स, मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी आगे चल के पूरा बंद, स्लैब्स वगैरह लगे हुआ करते थे, पानी अपना बाहर निकल जाता था। तो एक सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी, अच्छा सिविक सेंस था इनके पास, सारी चीजों को जानने की लोगों के अंदर ये भी थी कि किस तरीके से हमें समाज में रहना, क्या क्या करना है। तो एक सिस्टमेटिक बहुत लाजवाब टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। तो ये एक तरीके से हमने टाउन प्लानिंग सिस्टम देख लिया और किस तरीके से लोग रहते थे, ये सब सारी चीजें अभी इस और लेक्चर में देखा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से इनकी रिलीजियस लाइफ हुआ करती थी, ट्रेड कैसा था इनका, पॉटरी सिस्टम कैसा था, ये सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है ना, एक ही लेक्चर में पूरा कवर कर पाना भी ज्यादा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा थोड़ा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, पार्ट 1 था ये, पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे सारी चीजें आपकी अच्छे तरीके से आगे के पार्ट को देखेंगे ताकि अच्छे तरीके से कवर हो सके। ठीक है ना, जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक इन चीजों को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे ताकि कोई चीज आपको भूले ना। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इन सब चीजों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे